तुम क्या-क्या काम कर लेती हो? रघुनाथ की बड़ी बेटी ममता ने उस काम वाली लड़की से पूछा। ममता बनारस से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद रघुनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा दूसरे शहर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ। लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो ममता? रघुनाथ अपने गीले जनेऊ को हाथ में घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख ले। ममता ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। रघुनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही है, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछ कि यह किस जाति की है। रघुनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? ममता ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम चमेली रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना, ममता ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, चमेली ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया। खुशी से चीखते हुए चमेली अपनी माँ किरण से लिपट गई और बोली। बहुत अच्छी है ममता दीदी। चमेली को जन्म देने के बाद किरण अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। चमेली को पालने पोषने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और चमेली का पेट पाल सकी थी। जब किरण पेट से थी तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे। जब पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे यह किसका बीज अपने पेट में डालकर लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के लिए, हक के लिए लड़ सके। किरण की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी किरण ने अपनी माँ को उसका माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर किरण के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह आदमी शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है। एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? किरण की माँ ने खींचते हुए कहा था। क्या सोचा है तूने? चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे तो तू लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या होने नहीं दूंगी। किरण ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर किरण उसे बिना बताए अपनी नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। किरण की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई। किरण की माँ वो नानी ये- यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या है। माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। चमेली ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर किरण झटपट तैयार होने लगी। ममता ने अ, दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। रघुनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम चमेली की माँ हो? ममता ने किरण की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं। किरण ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? किरण ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, कल लेते आना। सारा दिन यहीं रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। ममता ने चमेली को हर महीने 1,000 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? रघुनाथ जम्हाई लेकर उठते हुए बोला। अरे अरे कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, ममता ने जवाब दिया। रघुनाथ बाहर निकले तो किरण ने लंबा घूंघट निकालने पर ममता को अजीब सा लगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं, उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। ममता ने बात पक्की करके चमेली को आने के लिए कह दिया। किरण ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जहन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। ममता को भी राहत मिली कि बाबूजी की
की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। रघुनाथ ने तेल की शीशी चमेली के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। चमेली ने उसके उघड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? रघुनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, चमेली ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। किरण वही थी। शर्म करो रघुनाथ, किरण ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, बेटी हट वहाँ से, किरण बोलती रही। हाँ रघुनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तूने मेरे साथ किया था उसी का नतीजा है यह। चमेली, तूने सोचा होगा कि किरण चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यही मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। रघुनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। किरण ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ रघुनाथ, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों से पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तूने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तभी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि चमेली ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो रघुनाथ? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाओ। किरण सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। रघुनाथ की अक्ल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती देख वे छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब